हेलो एवरीवन, मैं बीनू कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रावतभाटा। पिछले वीडियो में हमने देखा था जापान के संविधान का क्रमिक विकास। इस वीडियो में हम जापान के नवीन संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानेंगे। जापान का नवीन संविधान जनरल मैकआर्थर के निर्देशन में तैयार किया गया था और 3 नवंबर 1946 में जापान के सम्राट हिरोहितो ने उसे अपनी स्वीकृति दे दी थी और 3 मई 1947 को नवीन संविधान लागू हुआ, जिसके अनुसार जापान एक प्रभुता संपन्न देश बन गया था। अब हम जानेंगे एक एक करके जापान के संविधान की विशेषताएं। जापान के वर्तमान संविधान, जिसको 3 मई 1947 को लागू किया गया, उसे शोवा संविधान के नाम से जाना जाता है, जो पूर्णतया लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। यह संविधान एक महत्वपूर्ण प्रलेख है और इसके अंतर्गत कार्य करके जापान के विभिन्न देशों में अभूतपूर्व प्रगति की है। यद्यपि इस पर अमेरिकन प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, किंतु इसमें कुछ मौलिक विशेषताएं भी सन्निहित हैं। पहली विशेषता है जापान के संविधान की जनप्रभुता पर आधारित संविधान। जापान का वर्तमान संविधान अमेरिकी अधिकारियों के द्वारा तैयार किया गया था और इस कारण कुछ लोग इसे जापानी लोगों पर बलपूर्वक थोपा गया संविधान कहते हैं। लेकिन वस्तुतः यह दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण है और जापान का संविधान अमेरिकी या भारतीय संविधान की भांति ही जनसंप्रभुता पर आधारित संविधान है। जापान के संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम जापान के नागरिक राष्ट्रीय डाइट में निर्वाचित अपने प्रतिनिधियों के द्वारा कार्य करते हुए यह घोषणा करते हैं कि प्रभुसत्ता शक्ति जनता के हाथों में है और हम इस संविधान को स्थापित करते हैं। सरकार जनता की पवित्र अमानत है, जिसकी सत्ता जनता से प्राप्त की गई है, जिसकी शक्तियां जनता के प्रतिनिधियों द्वारा प्रयोग की जाती हैं और जिसके लाभ जनता भोगती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जापान का संविधान जनसंप्रभुता पर आधारित संविधान है। जापान के संविधान की दूसरी विशेषता है लिखित और अपेक्षाकृत संक्षिप्त संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, भारत और अन्य देशों के समान ही जापान का संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में है। इसमें 11 अध्याय और 103 अनुच्छेद हैं। संविधान की भाषा अत्यंत सरल और स्पष्ट है। संपूर्ण संविधान लगभग 20 पृष्ठों में है, जिन्हें लगभग 1 घंटे में पढ़ा जा सकता है। संविधान अपेक्षाकृत संक्षिप्त होते हुए भी इसमें देश की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी महत्वपूर्ण बातों का समावेश किया गया है। संविधान की तीसरी विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की ही तरह जापान के संविधान में संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया है। इस संविधान, जो कि जापान का आधारभूत कानून है, उसके अनुच्छेद 98 में ये स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि यह जापान का संविधान राष्ट्र का सर्वोच्च कानून होगा और इसके उपबंधों के विरोध रखने वाला कोई भी कानून व अध्यादेश, साम्राज्यवादी अनुदेश अथवा सरकार का अन्य कार्य अथवा इनका कोई भी भाग वैध नहीं होगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 99 में कहा गया है कि सम्राट अथवा संरक्षक राज्य के मंत्रियों, डाइट के सदस्यों व अन्य सार्वजनिक अधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे संविधान का आदर करें और इसके उपबंधों के अनुसार ही कार्य करें। संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भी की गई है, जिसके अंतर्गत जापान के सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह कानूनों की वैधता की जांच कर सके और यदि कोई आदेश अथवा कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो वह उसे अवैध घोषित कर दे। चौथी विशेषता है कठोर संविधान। जापान का संविधान न केवल लिखित है बल्कि एक कठोर संविधान है, क्योंकि इसमें संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न एक विशेष प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 96 में किया गया है। इसके 2 चरण हैं, संशोधन की प्रस्तावना और उसकी पुष्टि।
संविधान में संशोधन संबंधी किसी भी प्रस्ताव को प्रस्तावित किए जाने की प्रक्रिया यह है कि डाइट के दोनों सदनों के 2/3 या इससे अधिक सदस्यों के द्वारा इसे स्वीकृत किया जाना चाहिए। डाइट में प्रस्तावित इस प्रस्ताव की पुष्टि लोक निर्णय के अंतर्गत जनता द्वारा की जानी चाहिए। यदि उस प्रस्ताव को एक विशिष्ट लोक निर्णय या निर्वाचन में कुल मतदान करने वाले मतदाताओं के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो जाए तो यह समझा जाएगा कि जनता द्वारा संशोधन प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई है। इस प्रकार हम देखें तो संविधान में संशोधन की पद्धति पर्याप्त कठोर है। नवीन संविधान की यह कठोरता इस बात से भी लक्षित होती है कि सन 1947 से लेकर आज तक जापान के संविधान में कोई भी संशोधन नहीं हुआ है। पांचवी विशेषता है लोकतंत्रीय आदर्शों का मूर्त रूप। मेइजी संविधान के अंतर्गत सम्राट के दैवीय अधिकारों को स्वीकार किया गया था और प्राय सभी शक्तियों का स्रोत सम्राट था, किंतु वर्तमान संविधान राजतंत्र के स्थान पर प्रजातंत्र की स्थापना करता है और सम्राट की स्थिति मात्र एक ध्वज मात्र प्रमुख की है। शासन की वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल में निहित हैं, जो जनता द्वारा निर्वाचित डाइट के प्रति उत्तरदायी हैं। इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 महत्वपूर्ण हैं, जिनमें कहा गया है कि राज्य से संबंधित सम्राट के सब कार्यों के लिए मंत्रियों के परामर्श तथा अनुमोदन की आवश्यकता होगी। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि सरकार के बारे में सम्राट के पास कोई शक्ति नहीं होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जापान के सम्राट के पास नाम मात्र की शक्तियां हैं, जबकि वास्तविक शक्तियां जनता के प्रतिनिधियों के पास हैं। छठी विशेषता है मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य। जापान के संविधान के 3रे अध्याय में अनुच्छेद 10 से लेकर के 40 तक नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन किया गया है। अधिकारों के संबंध में एक विशेष बात यह है कि अधिकार की क्रियान्विति की व्यवस्था करते हुए न्यायालय को उतना स्पष्ट संरक्षक नहीं बतलाया गया है जितना कि भारत में। इन अधिकारों के साथ साथ नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी गिनाए गए हैं, किंतु उनका विशद वर्णन नहीं किया गया है। 7वीं विशेषता है एकात्मक शासन। मेइजी संविधान की भांति ही जापान के वर्तमान संविधान द्वारा भी जापान में एकात्मक शासन की स्थापना की गई है। केंद्रीय सरकार प्रशासनिक सुविधा और कुशलता की दृष्टि से कुछ शक्तियां इकाइयों को दे सकती है, लेकिन इन इकाइयों की शक्तियों का अस्तित्व केंद्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। समस्त देश के लिए कानून निर्माण हेतु एक ही डाइट या संसद है और सारे देश पर शासन चलाने के लिए एक ही मंत्रिमंडल है। 8वीं विशेषता है संसदीय शासन। अमेरिकी राजनीतिज्ञों के द्वारा जापान में अमेरिका के समान अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की नहीं, बल्कि ब्रिटेन के समान संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री के लिए डाइट का सदस्य होना जरूरी है। इसी अनुच्छेद के अनुसार अनुच्छेद 68 के अनुसार अधिकतर मंत्री डाइट में से ही लिए जाएंगे। संसदीय व्यवस्था के संबंध में संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 66 है, जिसमें कहा गया है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से डाइट के प्रति उत्तरदायी होंगे। 9वीं विशेषता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। 1947 के 100वां संविधान के पूर्व जापान एक धर्माचार्य राज्य रहा था और जापान में शिंटो धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता प्राप्त थी, परंतु वर्तमान संविधान में सभी धर्म समान हैं और जापान राज्य तथा सरकार का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है। 10वीं विशेषता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था। जापान के संविधान के अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि न्यायाधीश अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए बिल्कुल स्वतंत्र होंगे और केवल उस संविधान तथा कानून का ही पालन करेंगे। न्यायिक संगठन के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है, जिसे अपनी कार्य प्रणाली के संबंध में स्वयं अपने नियम निर्धारण का अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा न्यायपालिका को डाइट के द्वारा निर्मित कानूनों के न्यायिक पुनर्विलोकन का भी अधिकार प्राप्त है। न्यायिक पुनर्विलोकन की इस व्यवस्था से सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है और वह संविधान का व्याख्याता तथा संरक्षक बन गया है। अगली विशेषता है युद्ध का परित्याग।
1947 में संविधान की सर्वाधिक मौलिक और महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि इसके अंतर्गत राष्ट्रीय नीति के रूप में युद्ध को त्यागने की घोषणा की गई है, क्योंकि जापान स्वयं युद्ध के परिणाम देख चुका था और अमेरिकी राजनीतिज्ञ भी यही चाहते थे कि वे जिस देश के संविधान का निर्माण कर रहे हैं उसके द्वारा भविष्य में युद्ध के मार्ग को अपनाया न जाए। अतः युद्ध के परित्याग को जापान के संविधान का प्रमुख आधार बनाया गया। अगली विशेषता है दोहरी प्रणाली का अंत तथा नागरिक शासन की सर्वोच्चता। नवीन संविधान के अंतर्गत मेइजी संविधान की दोहरी प्रणाली का अंत कर दिया गया। दोहरी प्रणाली के अंतर्गत सम्राट सैनिक मामलों में सर्वोच्च युद्ध परिषद से और असैनिक मामलों में मंत्री परिषद से परामर्श किया करते थे और इसमें सैनिक तत्व बहुत शक्तिशाली हो गए। नवीन संविधान के अंतर्गत दोहरी प्रणाली का अंत कर सारी शक्तियां मंत्रिमंडल अर्थात नागरिक सत्ता को दे दी गई। अगली विशेषता है स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था। जापान के संविधान की यह भी विशेषता है कि संविधान के ही अनुच्छेद 92 से 95 तक में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई है। ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड आदि देशों में के ही समान जापान में स्थानीय स्वशासन की श्रेष्ठ व्यवस्था है और इसने प्रजातंत्रीय व्यवस्था का आधार तैयार किया गया है। जापान के नवीन संविधान द्वारा की गई व्यवस्थाएं निश्चित रूप से बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। यद्यपि इसका प्रारूप अमेरिकी अधिकारियों के निरीक्षण में तैयार किया गया था, तथापि यह जापान की अधिकांश जनता की इच्छाओं का प्रतिबिंब है। इसके द्वारा एक ऐसे लोकतांत्रिक ढांचे की रचना की गई है जिसके अंतर्गत कार्य करके जापानी राष्ट्र महान और समृद्ध बना है। सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के अधिकार प्रदान करके संविधान ने व्यक्ति के महत्व को स्वीकार किया है।